नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहली बात राज ठाकरे के चक्रकाल में फंसी महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद लाउडस्पीकर हटवाए जाएंगे, जिसकी घोषणा खुद मुंबई की शिवसेना मेयर ने की है। फिर बात करेंगे आतंकी पन्नू के चक्रव्यूह में फंसे पंजाब सीएम भगवंत मान की, जिन्हें अब पटियाला हिंसा पर कार्रवाई करने को लेकर आतंकी संगठन ने धमकी दी है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे शाह के चक्रकाल में फंसी पीएफआई की, जिस पर आरोप लगा है कि जैसे पीएफआई के नेतृत्व में रामनवमी पर हिंसा भड़काई गई थी, वैसे ही ईद पर भी इस हिंसा को दोहराया जा सकता है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे दंगों के चक्रकाल में फंसे आतंकी संगठन आईएसआईएस की, जिसने अपनी जिहादी मैगजीन में भारत के लोगों को बरगलाने के लिए दिल्ली दंगों का पोस्टर फ्रंट पेज पर लगाया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात राज ठाकरे के अल्टीमेटम से डरे उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में लगातार पिछले लगभग 1 महीने से लाउडस्पीकर को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। ये लड़ाई केवल लाउडस्पीकर की ही नहीं, बल्कि लाउडस्पीकर से हटकर ये असली और नकली हिंदुत्व की हो गई। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की इस मांग को नकली हिंदुत्व करार दिया, लेकिन अब उसी नकली हिंदुत्व की विचारधारा वाले राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद मुंबई शिवसेना की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह ऐलान किया है कि राज्य सरकार धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटवा लेगी, लेकिन इसके बाद अगर राज ठाकरे ने कोई भी आपत्तिजनक बात कही तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शिवसेना की नेता ने कहा है, मुस्लिम समेत किसी ने भी हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया। लाउडस्पीकर मंदिर और मस्जिद से हटा लिए जाएंगे। सबसे अपील है कि शांति बनाकर रखें। कानून सबके लिए समान है। राज ठाकरे ने अगर अपने भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की ओर से उद्धव सरकार को लाउडस्पीकर विवाद पर 3 मई तक का अल्टीमेटम दोबारा दिए जाने के बाद ऐलान हुआ है। वहीं राज ठाकरे ने अपनी 3 मई को किए जाने वाली महाआरती एक दिन और आगे बढ़ाते हुए 4 तारीख को किए जाने की घोषणा कर दी है। राज ठाकरे के एक शक्ति प्रदर्शन से ही उद्धव प्रशासन इतना डर गया है कि एक के बाद एक फैसले पलटे जा रहे हैं। पहले इन्होंने राज ठाकरे की रैली को रोके जाने के लिए धारा 144 लगाई, लेकिन फिर भी इन्हें औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली को मंजूरी देनी पड़ी। भले ही उसके लिए उद्धव प्रशासन की ओर से तमाम बेतुके नियम कानून बनाए गए, लेकिन बावजूद उसके राज ठाकरे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे के बता दिया कि उनकी हुंकार में कितना दम है। वहीं राज ठाकरे पर कार्रवाई की खोखली धमकियां उद्धव प्रशासन देता फिर रहा है, लेकिन इनसे ये पूछिए कि क्या आज तक राज ठाकरे को कुछ भी करने से ये रोक पाए हैं? लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाए जाने के मुद्दे से लेकर 4 मई को होने वाली रैली तक उद्धव सरकार राज ठाकरे का बाल भी बांका नहीं कर पाई। राज ठाकरे ने हिंदुत्व को ढाल बनाकर उद्धव ठाकरे की ऐसी बैंड बजाई है कि अब जब उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का कार्ड अपने हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है तो वो ये नई पॉलिसी के जरिए अपना डैमेज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने 1 मई को अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वैसे ही 4 मई को भी वो महाआरती करेंगे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की ये तुष्टीकरण की राजनीति तो ठप होगी ही, फजीहत होगी वो अलग। यहां राज ठाकरे की हुंकार से पूरा का पूरा उद्धव प्रशासन हिला हुआ है। वहां पंजाब में भगवंत मान को पटियाला हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अपने आका की ओर से सजा का फरमान जारी हो गया है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और डीजीपी वीरेश भावरा को पटियाला हिंसा मामले में आरोपी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी दे दी है। एसएफजे के मुखिया आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक वीडियो में सांप्रदायिक तनाव भड़काते हुए यह दावा करते हुए सुना गया कि पटियाला में सिखों ने हिंदू चरमपंथियों को उचित प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही पन्नू ने भगवंत मान और भावरा को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह, जिनकी 31 अगस्त 1995 को एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी, उनकी अपनाई गई नीति का पालन करने के खिलाफ भी आगाह किया गया है।
जिसके विफल होने पर मान और भावरा बुरे परिणाम भुगत सकते हैं। वीडियो में पन्नू ने साफ तौर पर पुलिस से पटियाला झड़प के सिख आरोपियों के परिवार के सदस्यों का अनादर न करने को भी कहा है। इसके अलावा उसने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के बच्चों को परेशान किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे आप नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को एसएफजे की ओर से जबरन घर वापस लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा। बड़ा ही बढ़ चढ़कर भगवंत मान मामले में कार्रवाई की बात कर रहे थे। एसएसपी और आईजी का भी निलंबन कर दिया, लेकिन ये बात पहले ही हमने बताई थी कि मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तो की गई है, लेकिन सवाल है कि क्या निष्पक्ष जांच होगी। सरकार ने बिना अपने आका से बात किए कार्रवाई की बात करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पंजाब सरकार के आका की ओर से सजा का फरमान जारी कर दिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा खुशी ही इन खालिस्तानियों को हुई, क्योंकि उनकी मनमानी पार्टी सत्ता में आई, जिससे पंजाब को खालिस्तान बनाने का जो सपना इन आतंकियों ने देखा है वो आपके राज में आसानी से पूरा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इन खालिस्तानियों का ही समर्थन करती है। लेकिन अब जब मान सरकार ने कार्रवाई की बात कही तो इन खालिस्तानियों ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी को उसकी जगह दिखा दी, जिसका मतलब साफ है कि पंजाब में सरकार तो भगवंत मान की है, लेकिन राज खालिस्तानी करने वाले हैं। भगवंत मान को पन्नू ने धमकी दी तो वहीं देश के मुसलमानों ने अब पीएफआई का भ्रम तोड़ते हुए इस संगठन पर बैन लगाने की मांग कर दी है। एक मुस्लिम निकाय ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका पूरे भारत में भड़के दंगों में होने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री को लिखे गए एक पत्र में सूफी खानका एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि हिजाब विवाद से लेकर उत्तर और पश्चिम भारत में रामनवमी हिंसा तक की ज्यादातर घटनाओं में पीएफआई की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी थी। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने अपने पत्र में कहा, जांच एजेंसियों की ओर से सामने लाई गई ज्यादातर घटनाओं में पीएफआई की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी देखी गई। भारत में सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानका एसोसिएशन को चरमपंथी संगठन पीएफआई की अराजक गतिविधियों के बारे में लगातार चेतावनी दी जा रही है। 25 जनवरी 2022 को पीएफआई ने लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू किया था, जिसके बाद से लगातार सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तर भारत में रामनवमी पर भड़काई गई हिंसा को पीएफआई की ओर से दक्षिण भारत में ईद के समय दोहराया जा सकता है। मैसूर में एक इफ्तार पार्टी में पीएफआई नेता मोहम्मद शकीफ के भड़काऊ बयान इस बात के संकेत देते हैं कि इस समय के आसपास अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। शाह को सौंपे गए पत्र में कहा गया कि धार्मिक महत्व की एक इफ्तार पार्टी में मोहम्मद शफीक द्वारा दिए गए भाषण में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घटनाओं में पीएफआई की संलिप्तता को स्वीकार करते हुए शकीफ ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो शांति, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि शकीफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीएफआई की ओर से ईद पर संभावित घटनाओं को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पीएफआई की भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में है। हनुमान जयंती हिंसा में पीएफआई का हाथ होने का आरोप लगातार लगता आया है। यह भी दावा किया गया है कि मुख्य साजिशकर्ता अंसार, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है, उसके पीएफआई से संबंध थे। अंसार उन्हें आमंत्रित करता है और पैसे के लिए उनके लिए तस्वीरें और अभियान चलाता है। या जहां अब तक पीएफआई इस बात की खुशियां मना रहा था कि भारत में उस पर बैन नहीं लगाया जाएगा, वहीं इस चिट्ठी के बाद शाह का हंटर जरूर चलेगा। लेकिन एक सबसे अहम बात इस मामले में यह है कि जिन मुसलमानों को भड़काकर पीएफआई देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उन्हीं मुसलमानों ने आज शाह को यह चिट्ठी लिखी है और पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिससे एक बात तो साफ है कि ये कट्टरपंथी संगठन कितना भी कोशिश करे, लेकिन भारत की एकता को तोड़ नहीं पाएंगे। इधर पीएफआई का भ्रम टूटा, वहीं आईएसआई ने फिर अपनी एक नफरत भरी मैगजीन रिलीज कर दी। आतंकी संगठन आईएसआई की ओर से भारत में अशांति का माहौल पैदा करने के लिए एक बार फिर जिहादी मैगजीन रिलीज की गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिल्ली दंगों की तस्वीर लगाकर देश के मुसलमानों को फिर बरगलाने की कोशिश की गई है। आईएसआईएस की इस जिहादी मैगजीन के रिलीज होने के बाद से इस सवाल को लगातार उठाया जा रहा है कि क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश के पीछे आईएसआईएस का हाथ था?
क्या इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो आईएसआईएस से जुड़े थे? क्योंकि आईएसआईएस भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में लगा रहता है। इसी साल अप्रैल महीने में आईएसआईएस की ओर से एक और डिजिटल मैगजीन रिलीज की गई थी। वॉइस ऑफ हिंद नाम की इस डिजिटल मैगजीन में आईएसआईएस ने फ्रंट पेज पर भारत में एक्टिव उसके स्लीपर सेल की तस्वीरों को लगाया था। मैगजीन रिलीज होने के तुरंत बाद ही एनआईए ने देश भर में मामले को लेकर जांच करना शुरू कर दिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई महिला सदस्य भी शामिल थी। हालांकि एनआईए की कार्रवाई के बाद भी एक बार फिर इस महीने आईएसआईएस की ओर से जिहादी मैगजीन रिलीज की गई है, जिसमें फिर से इसके जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आईएसआईएस लगातार भारतीय एजेंसियों की रडार पर है और इसे लेकर एजेंसियां सतर्क भी है। इस जिहादी मैगजीन में दिल्ली दंगों की फोटो का क्या मतलब है, इसकी जांच तो होगी ही, साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि दिल्ली को दहलाने के पीछे क्या वाकई आईएसआईएस की कोई साजिश थी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।